हेलो बच्चों, वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट। कभी सोचा है कि आपके घर में जो बिजली आती है और जो आपके फोन चार्जर से करंट निकलता है वो अलग क्यों है? कोई टेंशन नहीं लेनी, आज सारे क्यों का जवाब एकदम आराम से समझेंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। जरा सोचो, जो करंट आपके फैन को चला रहा है और जो करंट आपके फोन को चार्ज कर रहा है, क्या वो सेम है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। आपके घर के प्लग पॉइंट्स तक जो करंट आता है वो है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। लेकिन आपका फोन चार्ज होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट से, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया में एसी इतना कॉमन क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। इसका सबसे बड़ा रीजन है एफिशिएंसी और पैसा। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को हम ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से बहुत आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं। पावर स्टेशंस पर हम वोल्टेज को बहुत हाई कर देते हैं ताकि जब करंट लंबी दूरियों तक ट्रैवल करे तो एनर्जी लॉस कम से कम हो, और फिर हमारे घरों के पास उसे वापस स्टेप डाउन करके एक सेफ वोल्टेज में बदल देते हैं। डीसी के साथ ये करना ना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। पहले हम एसी और डीसी का बेसिक फर्क समझेंगे, फिर हम एसी सर्किट के 3 मेन कैरेक्टर्स रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलेंगे और देखेंगे कि एसी करंट के साथ इनका क्या रिश्ता है। उसके बाद हम पावर की बात करेंगे और फाइनली इन तीनों को एक साथ एलसीआर सर्किट में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे सबसे सिंपल सर्किट कंपोनेंट से, रेजिस्टर। ये एसी सर्किट का सीधा साधा दोस्त है। जैसा वोल्टेज करता है ये बिल्कुल उसे फॉलो करता है, कोई नखरे नहीं, कोई ड्रामा नहीं। देखो, ये है हमारा सेटअप। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसका सिंबल आप देख सकते हैं, एक सर्कल के अंदर एक साइन वेव जो बताता है कि वोल्टेज कंटिन्यूसली बदल रहा है, और उसके साथ सीरीज में लगा है एक रेजिस्टर आर। और हाँ, हमारा पुराना दोस्त ओम्स लॉ V=IR यहाँ भी पूरी तरह से वैलिड है। और यही है रेजिस्टर की सबसे बड़ी खासियत। यहाँ पर क्रूशल पॉइंट ये है कि वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस बिल्कुल हमशक्ल हैं। वोल्टेज है Vm sin ओमेगा t और करंट है Im sin ओमेगा t। ध्यान से देखो, दोनों के साइन फंक्शन के अंदर जो एंगल है ओमेगा t वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो तब करंट भी जीरो। दे आर परफेक्टली इन सिंक, एकदम साथ साथ। अच्छा, अब इस चीज को विजुअली देखते हैं। ये दोनों इमेजेस एक ही कहानी बता रही हैं। लेफ्ट में है फेजर डायग्राम। फेजर्स बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं जो हमें फेज रिलेशनशिप समझने में हेल्प करते हैं। यहाँ V और I के फेजर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, मतलब उनके बीच का एंगल 0 है। और राइट वाले ग्राफ में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, दोनों वेव्स एक साथ ऊपर जा रही हैं, एक साथ नीचे आ रही हैं। इनको कहते हैं इन फेज होना, जैसे दो पक्के दोस्त हाथ में हाथ डालकर चल रहे हों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, आरएमएस वैल्यू। सोचो, एसी करंट तो हर पल बदल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू कैसे बताएं? इसके लिए हम एक इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं जिसे हम रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये वो डीसी वैल्यू है जो सर्किट में उतनी ही हीट पैदा करेगी जितनी ये एसी वैल्यू कर रही है। और सबसे अमेजिंग बात, आपके घर में जो कहते हैं ना 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है। उसकी पीक वैल्यू यानी वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाता है वो है 220 को √2 से मल्टीप्लाई करके, जो आता है लगभग 311 वोल्ट्स। शॉकिंग राइट?
ओके, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट कैरेक्टर, द इंडक्टर। ये थोड़ा आलसी है, इसे करंट में होने वाले बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। ये करंट के चेंज को हमेशा रोकने की कोशिश करता है। चलो देखते हैं इससे सर्किट में क्या होता है। तो अब हमारा सर्किट बदल गया है। रेजिस्टर को हमने बाहर निकाल दिया और उसकी जगह आ गया है एक इंडक्टर, जो बेसिकली एक वायर की कॉइल होती है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक आइडियल या प्योर इंडक्टर है, यानी इसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ताकि हम सिर्फ इंडक्टर का असली बिहेवियर स्टडी कर सकें। यहाँ ट्रिक समझो। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्शन। वो करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। तो जैसे ही एसी वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है, इंडक्टर एक बैक ईएमएफ बनाकर करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। रिजल्ट, करंट बेचारा पीछे रह जाता है। इक्वेशन में देखो, वोल्टेज की इक्वेशन तो वही है, Vm sin ओमेगा t, पर करंट की इक्वेशन में एक -π/2 आ गया है। इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। इसे कहते हैं लैगिंग। वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। लेफ्ट वाले फेजर डायग्राम में देखो, I का फेजर V के फेजर से 90 डिग्रीज पीछे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब राइट वाले ग्राफ को ध्यान से देखो। जो वोल्टेज यानी ब्लू वेव अपनी पॉजिटिव पीक पर है, उस वक्त करंट यानी रेड वेव 0 पर है। करंट को वोल्टेज की पीक तक पहुंचने में क्वार्टर साइकिल का टाइम लग जाता है, हमेशा पीछे। जैसे रेजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वैसे ही इंडक्टर एसी करंट को जो ऑपोजिशन ऑफर करता है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल है XL और इसका फॉर्मूला है ओमेगा L। ये एसी करंट के लिए एक तरह की रुकावट है। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, या जितना बड़ा इंडक्टर L होगा, करंट के लिए उतनी ही ज्यादा रुकावट होगी। और हाँ, भले इसका नाम रिएक्टेंस है, पर इसका यूनिट भी ओम ही होता है। चलो अब मिलते हैं इंडक्टर के एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर से, कैपेसिटर। ये चार्ज स्टोर करने के लिए बहुत ईगर यानी उत्सुक रहता है, इसलिए ये करंट को पहले आने का मौका देता है। अब आती है हमारे तीसरे कंपोनेंट की बारी। हमने सर्किट से इंडक्टर को हटाकर अब सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया है, जो एसी सोर्स से जुड़ा है। कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना। देखते हैं यहाँ वोल्टेज और करंट की कहानी कैसे बदलती है। तो यहाँ का क्रूशल पॉइंट क्या है? यहाँ करंट की इक्वेशन में +π/2 है। इसका मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पहले चार्ज होने के लिए रेडी रहता है। जैसे ही थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, करंट तेजी से फ्लो करना शुरू कर देता है और वोल्टेज कैपेसिटर के प्लेट्स पर धीरे धीरे बिल्डअप होता है। इसे कहते हैं लीडिंग। कैपेसिटर इतना ईगर है कि करंट पहले दौड़ता है और वोल्टेज उसके पीछे पीछे आता है। चलो विजुअल्स देखते हैं। यहाँ सब उल्टा है। फेजर डायग्राम में देखो, I का वेक्टर V से 90 डिग्री आगे भाग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और ग्राफ में जब वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ब्लू लाइन, करंट यानी रेड लाइन पहले से ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। करंट ने रेस शुरू होने से पहले ही जीत ली। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ करंट लीडिंग द वोल्टेज। जैसे इंडक्टर की XL थी, वैसे ही कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस या XC होती है। इसका फॉर्मूला है 1/ωc। ये भी करंट के लिए एक रुकावट है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा बढ़ने पर XC कम हो जाती है। ये इंडक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी AC को आसानी से पास होने देता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी AC को ब्लॉक करता है। और इसका यूनिट भी ऑफकोर्स ओम ही है। तो हमने देखा कि तीनों कंपोनेंट्स करंट को रोकते हैं, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के थ्रू। पर क्या तीनों एनर्जी भी यूज करते हैं? आइए देखते हैं पावर का असली खेल। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। एक प्योर रेजिस्टर ही एवरेज पावर कंज्यूम करता है, जो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। लेकिन एक प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर आइडियल कंडीशंस में कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, बस थोड़ी देर के लिए उधार लेते हैं। एक क्वार्टर साइकिल में वो सोर्स से एनर्जी लेते हैं, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगले क्वार्टर साइकिल में उतनी ही एनर्जी सोर्स को वापस कर देते हैं। इसलिए उनका एवरेज पावर कंजम्पशन एक पूरे साइकिल में 0 होता है। ऐसे करंट को वॉटलेस करंट भी कहते हैं। हमने तीनों कैरेक्टर्स से अलग अलग मुलाकात कर ली। हमारा सीधा साधा रेजिस्टर, आलसी इंडक्टर और ईगर कैपेसिटर। पर क्या होगा जब ये तीनों एक ही सर्किट में एक साथ आ जाएं? अब होगा असली ड्रामा। ये है हमारा फाइनल चैलेंज। इस बात के लिए LCR सीरीज सर्किट। यहाँ L, C और R तीनों एक ही लाइन में यानी सीरीज में AC सोर्स के साथ जुड़े हैं। अब सर्किट में एक जंग छिड़ेगी। इंडक्टर अपनी आदत के हिसाब से करंट को पीछे खींचेगा।
कैपेसिटर करंट को आगे धकेलेगा और रेजिस्टर बेचारा चाहेगा कि करंट फेज में रहे। तो आखिर करंट किसका साथ देगा? कौन जीतेगा? चलो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक फाइनल क्विक रिकैप कर लेते हैं इस समरी टेबल से। रूल नंबर 1, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट हमेशा इन फेज। रूल नंबर 2, इंडक्टर में करंट लैग्स यानी पीछे रहता है। रूल नंबर 3, कैपेसिटर में करंट लीड्स यानी आगे निकल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पावर सिर्फ बेचारा रेजिस्टर ही कंज्यूम करता है। सिंपल है ना? इसे हमेशा याद रखना। तो यही है आपके लिए अगले एक्सप्लेनर का सवाल। एलसीआर सर्किट में करंट का फाइनल बिहेवियर क्या होगा? क्या वो इंडक्टर की सुनेगा और लैग करेगा, या कैपेसिटर की सुनेगा और लीड करेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे वो रेजिस्टर की तरह फेज में आ जाए? ये डिपेंड करेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की इस जंग में कौन जीता है। इसके बारे में सोचना और हम इसका जवाब ढूंढेंगे अगले पार्ट में। कीप लर्निंग।